हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ बिजनेस के एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। मैंने पहले भी इसका वीडियो डाली हुई है, काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अलग से चैनल प्ले लिस्ट है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज की वीडियो में ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगेगी तो एक लाइक भी करिएगा। अब शुरू करते हैं। वाणिज्यिक बैंक क्या है? व्हाट इज ए कॉमर्शियल बैंक? यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो कॉमर्शियल बैंक होता है वो क्या है। वैसे तो आपकी जो सिलेबस में बहुत टाइप्स के बैंक है कह करके सब पर वीडियोज आएंगी। मेन तो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आप इंक्लूड किया था। नाबार्ड है, कॉमर्शियल बैंक है या जो आरआरबीज होते हैं, इससे रिलेटेड और भी बैंक्स हैं। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में है जो कॉमर्शियल बैंक होता है, वाणिज्यिक बैंक है, वो क्या होगा? A financial institution that accepts deposits, offers to check account services, an organization that is generally formed independently from the government, legal initiative representing an association of people, all of the above। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि वाणिज्यिक बैंक क्या है। यहाँ एक तरह से आपको डिफिनेशन दे रखी हैं, आपको ये बताना है इसमें से कौन सी डिफिनेशन जो है वो ज्यादा क्लोज है जो कॉमर्शियल बैंक है उसके, या फिर ये तीनों ही सही है तो आपका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। एक वित्तीय संस्थान जो जमा स्वीकार करता है और खाता सेवाओं को देता है। एक संगठन जो आमतौर पर सरकार से स्वतंत्र रूप से बनाया जाता है। लोगों का एक संघ का प्रतिनिधित्व करने वाली कोई कानूनी इकाई या फिर ये सभी। तो वाणिज्यिक बैंक क्या होता है? एक वित्तीय संस्थान है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो जमाओं को स्वीकार करता है, डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है और जो खाते से संबंधित सुविधाओं को देता है, जैसे कि करेंट अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट होते हैं, आरडीज होती हैं। तो इस तरह के जो अकाउंट्स की सेवाएं होती हैं उसको देता है, वो हो जाता है आपका कॉमर्शियल बैंक। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगर हम ऐसे बात करें कि जो कॉमर्शियल बैंक है क्या है, तो एक इस तरह का बैंक है जो लाभ के उद्देश्य से बैंकिंग के कार्य करता है, यानी कि इसका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट को गेन करना, लाभ को कमाना। वो हो जाता है आपका कॉमर्शियल बैंक या फिर वाणिज्यिक बैंक। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक किसके लिए उत्तरदायी नहीं है? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिंटिंग ऑफ नोट्स, फॉरेन करेंसी कस्टोडियन, क्रेडिट कंट्रोलर, इशुएंस ऑफ कॉइन्स। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि रिजर्व बैंक क्या नहीं करता है, एक तरह से समझ लीजिए। तो नोटों की छपाई का काम आपको पता है, ये इशू करता है नोट्स को, विदेशी मुद्रा का संरक्षक भी है और ऋण को नियंत्रण भी करता है। बहुत से इसके पास अथॉरिटीज होती है कि मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, तो एसआरआर है, सीआरआर है, कई तरीके इसके पास है जिसके माध्यम से ये जो मुद्रा है उस पर नियंत्रण भी रखता है, मार्केट में क्रेडिट को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन सिक्के जारी करना, इशुएंस ऑफ कॉइन्स, जो सिक्के जारी करना होता है, ये इसके अधिकार में नहीं आता है, ये काम ये नहीं करता है। तो सिक्के जारी करने का काम रिजर्व बैंक के पास नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका कि ऑप्शन डी, कि सिक्के जारी करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उत्तरदायी नहीं होता। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जो सिक्के जारी किए जाते हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं या कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्यिक बैंक किस तरह पूंजी निर्माण करते हैं? हाउ डज कॉमर्शियल बैंक क्रिएट्स मनी? थ्रू कैश रिजर्व रेशियो, थ्रू इन्वेस्टिंग, इशू ऑफ लोन्स, एक्सेप्टिंग न्यू डिपॉजिट। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं किस तरह से उनमें पूंजी निर्माण करते हैं या फिर मनी को क्रिएट करते हैं, कि नगद आर्जित अनुपात के माध्यम से। इसको शॉर्ट में सीआरआर बोलते हैं। अगर फुल फॉर्म आपसे पूछता है कि सीआरआर क्या है तो आपका हो जाएगा कैश रिजर्व रेशियो। ध्यान में रखिएगा, फुल फॉर्म से पूछ सकता है, एसएलआर की है, सीआरआर की है। तो यहाँ पर निवेश के माध्यम से ऋण जारी करना, नई जमा राशि स्वीकार करना। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि ये लाभ के उद्देश्य से बनाए जाते हैं या इनको जो स्टार्ट किया जाता है लाभ को पाने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए किया जाता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि ये प्रॉफिट अर्न कैसे करते हैं। इनका मेन काम होता है कि ये लोगों से जमाओं को इकट्ठा करते हैं, क्योंकि जो आपके पास सेविंग्स होती हैं वो छोटी छोटी मात्रा में होती हैं। जब आप उसको बैंक में जाकर डिपॉजिट करते हैं बैंक के पास वो काफी बड़ी मात्रा में हो जाती हैं और वही बैंक क्या करता है, जो व्यापारी होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, उनको लोन्स के तौर पर देता है। आपको वो इंटरेस्ट देता है और उन जो व्यापारियों को उसने लोन दिया है उनसे इंटरेस्ट को लेता है। तो इस तरह से क्या होता है, वो एक ही पैसे से पैसे का निर्माण करता है। तो इस तरह से क्या रहेगा कि वो जनता से जमा स्वीकार करके उससे ही मुद्रा निर्माण करता है या फिर पूंजी निर्माण करता है। तो किस तरह से पूंजी का निर्माण करते हैं? ऋण को जारी करके, यानी कि लोन्स को इशू करके। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश के केंद्रीय बैंकों द्वारा प्रतिभूतियों की
खरीद और बिक्री की प्रक्रिया को कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ ए कंट्री इज नोन एज मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, कैश रिजर्व रेशियो, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये SLR की आपकी फुल फॉर्म है, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि जो केंद्रीय बैंक है किसी भी देश का, जो प्रतिभूतियों की यानी कि जो सिक्योरिटीज होती हैं उनको सेल करता है या परचेस करता है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? ये हो जाती है खुले बाजार की क्रियाएं कहलाती है या फिर ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहलाती है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जब साख नियंत्रण की बात आती है तो जो रिजर्व बैंक होता है वो ओपन मार्केट ऑपरेशंस के माध्यम से भी साख का नियंत्रण रख सकता है। कैसे करता है कि जब उसे मार्केट में ज्यादा मुद्रा को चलन में लाना होता है या ज्यादा मनी को फैलाना चाह रहा है तो क्या करता है, अपनी जो भी उसके पास से सिक्योरिटीज होती हैं उनको मार्केट में वो परचेस करना शुरू कर देता है। अपनी सिक्योरिटीज को परचेस करेगा तो क्या होगा, लोगों के हाथों में मुद्रा जाने लगती है, मनी जाने लगती है। और लेकिन अगर वो चाह रहा है कि मार्केट से मनी की मात्रा को कम कर दे तो क्या करेगा, अपनी जो भी सिक्योरिटीज है उनको सेल करने लगता है। जब सेल करने लगेगा लोग उसे परचेस करेंगे तो लोग बदले में क्या करेंगे, जो भी धनराशि है वो बैंक में डिपॉजिट होती चली जाएगी। तो इस तरह से मार्केट में मुद्रा की मात्रा में कमी हो जाएगी। ये तरीका होता है जो क्रेडिट होता है उसको कंट्रोल करने का। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेपो दर डैश से संबंधित है। रेपो रेट रिलेट्स टू डैश शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स बाय कमर्शियल बैंक, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स बाय कमर्शियल बैंक, दिस इन्वेस्टमेंट, दिस सेविंग्स। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है रेपो रेट, तो ध्यान में रखिएगा रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है या फिर जो बैंक रेट होता है, इन सबको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है आपसे, काफी इंपॉर्टेंट भी है ये सब चीजें। तो रेपो रेट किस चीज से संबंधित होती है? वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अल्पावधि ऋण, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दीर्घकालिक ऋण, विनिवेश या फिर आबस्तें। तो यहाँ पर जो रेपो रेट होती है वो किससे रिलेट करती है या जुड़ी होती है, वो हो जाता है कि जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेते हैं, तो जिस दर पे लोन लेते हैं वो हो जाती है रेपो रेट। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। किससे लोन लेते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, RBI से लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा शॉर्ट टर्म के लिए लिया जाता है, उस रेट को रेपो रेट कहते हैं। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साख नियंत्रण का अर्थ है क्रेडिट कंट्रोल्स मीन contraction of money supply only, expansion of money supply only, both contraction and expansion of money supply, no change in money supply। क्वेश्चन में कह रहा है जो साख का नियंत्रण, जैसे अभी मैंने बताया ही था कि आपको ओपन मार्केट के जो ऑपरेशंस होते हैं उसके माध्यम से RBI क्या करता है, मार्केट में कंट्रोल करता है क्रेडिट को। तो उसका अर्थ क्या होता है, केवल मुद्रा आपूर्ति का संकुचन करना या फिर उसका विस्तार करना या फिर संकुचन विस्तार दोनों, या फिर मुद्रा आपूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो साख नियंत्रण में क्या रहता है कि वहां पर संकुचन और विस्तार दोनों को ही शामिल किया जाएगा। जैसे सिचुएशन होगी, जैसे मैंने उसमें समझाया था आपको कि जैसे सिचुएशन मार्केट की होगी, देखेगा रिजर्व बैंक उसी के अकॉर्डिंग क्या करता है, साख का नियंत्रण कर सकता है, बढ़ा सकता है, घटा भी सकता है मुद्रा की मात्रा को। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवर्स रेपो वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक डैश, रिवर्स रेपो इज द रेट at which central bank dash lends money to commercial bank of short term, lends money to commercial bank for long term, borrows money from the commercial bank, none of these। तो अभी आपने रेपो रेट के बारे में पढ़ा था कि जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं रिजर्व बैंक से शॉर्ट टर्म के लिए जो ऋण लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो रिवर्स रेपो दर है वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक क्या करता है, अल्पकाल के लिए वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देगा या फिर दीर्घकाल के लिए वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है या फिर वाणिज्यिक बैंकों से पैसा उधार लेता है, इनमें से कोई नहीं। तो जो रिवर्स रेपो होती है, समझ लीजिए जस्ट रेपो रेट का अपोजिट होती है। रिवर्स रेपो में क्या होता है, जो RBI होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो कॉमर्शियल बैंक से पैसा उधार लेता है आवश्यकता होने पर। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, बोरोज मनी फ्रॉम द कॉमर्शियल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक वाणिज्यिक बैंक की कुल जमा राशि के उस हिस्से को संदर्भित करता है जिसे उसे तरल संपत्ति के रूप में अपने पास रखना होता है। डैश refers to that portion of total deposits of a commercial bank which it has to keep with itself in the form of liquid assets। कैश रिजर्व रेशियो, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो, बैंक रेट, रेपो रेट। क्वेश्चन में कह रहा है आपसे एक डिफिनेशन की तरह पूछा है कि कुछ बता रखा है कि डैश एक वाणिज्यिक बैंक की कुल जमा राशि है, जो एक यानी कि कोई एक ऐसी चीज है जो उस डिपॉजिट को बता रही है जिससे कि किसी वाणिज्यिक बैंक को, कॉमर्शियल बैंक को लिक्विड एसेट के तौर पर अपने पास रखना पड़ता है, यानी कि कैश में। लिक्विड एसेट जो बैंक से रिलेटेड होगी तो कैश ही रहेगा मेन,
तो कैश की तरह अपने पास रखना पड़ता है, तो वो क्या कहलाता है? नगद आरक्षित अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, बैंक दर या फिर रेपो दर। तो बैंक रेट और रेपो रेट तो होगा नहीं। जो आपका CRR है या फिर SLR है, तो यहाँ पर क्या रखना पड़ता है अपने पास नगद के तौर पर? तो वो हो जाता है वैधानिक तरलता अनुपात। हर बैंक को अपने पास एक निश्चित राशि कर रखी है परसेंटेज में, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने, कि बैंक को इतनी धनराशि नगद तौर पर तरल रूप में अपने पास रखनी ही रखनी है, वही आपका वैधानिक तरलता अनुपात कहलाता है। स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो का एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। CRR जो होता है, कैश रिजर्व रेशियो जो होता है, वो उतनी राशि होती है जिसको हर कमर्शियल बैंक को, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके पास नगद के तौर पर रखना होता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेपो रेट में वृद्धि का मुद्रा आपूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन द रेपो रेट ऑन द मनी सप्लाई? मनी सप्लाई विल इंक्रीज, मनी सप्लाई विल डिक्रीज, मनी सप्लाई विल रिमेन सेम, मनी सप्लाई विल इनिशियली इंक्रीज एंड देन इट विल डिक्रीज। तो क्वेश्चन में कह रहा है जो रेपो रेट है उसमें वृद्धि का मुद्रा आपूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? रेपो रेट को अगर बढ़ा दिया जाएगा तो उससे जो मुद्रा की आपूर्ति है वो कैसे प्रभावित होगी? बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, समान रहेगी? शुरुआत में बढ़ेगी, उसके बाद घट जाएगी। तो अगर रेपो रेट में वृद्धि की जाएगी, रेपो रेट क्या होती है? वो रेट जिस पर की जो RBI होता है वो कॉमर्शियल बैंक को ऋण देता है अल्पकाल के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। तो अगर रेपो रेट को बढ़ा दिया जाएगा, यानी ज्यादा दर से देने लगेगा, रेट ज्यादा हो जाएगा लोन देने के लिए, इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ा देगा अगर, तो जो बैंक होंगे वो कम ऋण लेंगे क्योंकि ज्यादा उनको देना पड़ेगा इंटरेस्ट, इसलिए वो ऋण को कम लेंगे। जब वो कम ऋण लेंगे तो भी वो मार्केट में भी जो बिजनेसमैन है उनको लोन कम देंगे। तो जब वो भी लोन कम देंगे तो क्या होगा? मार्केट में मुद्रा की मात्रा कम हो जाएगी। तो क्या होगा? मुद्रा आपूर्ति कम हो जाएगी, मनी सप्लाई विल डिक्रीज। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इन सब चीजों को अच्छे से समझना पड़ता है, जब आप उसे कनेक्ट करके समझेंगे तभी आपको पूरा समझ में आएगा। एक तरह से इकोनॉमी में पूरा साइकिल चलता रहता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइप ऑफ बैंकिंग वेयर बैंक ऑपरेट्स ओनली फ्रॉम ए सिंगल ब्रांच कॉल्ड एज? बैंकिंग का वह प्रकार क्या है जहां बैंक केवल एक ही शाखा से संचालित होते हैं, कहलाते हैं? वर्चुअल बैंकिंग, यूनिट बैंकिंग, मिक्स्ड बैंकिंग, नन। क्वेश्चन में कह रहा है, क्योंकि आपके टाइप्स ऑफ बैंकिंग के बारे में पूछा है कि बैंक कई तरह के होते हैं, यूनिट बैंकिंग होती है, वर्चुअल बैंकिंग होती है। तो यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ऐसा बैंक का प्रकार जहाँ जिसकी केवल एक ही शाखा होगी, तो वो कहलाती है यूनिट बैंकिंग, इकाई बैंकिंग। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग जहाँ सभी बैंकिंग कार्य ऑनलाइन होते हैं, क्या कहलाती है? What is the banking where all banking operations are online known as? Virtual banking, retail banking, mixed banking, social banking। जब बैंकिंग के सारे काम ऑनलाइन होते हैं, जैसे आज के टाइम में तो ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। हम लोग जितने भी पेमेंट कर रहे हैं या किसी को कुछ ट्रांसफ़र करना होता है वो सब हम ऑनलाइन ही करते हैं। किसी भी चीज़ का प्रीमियम को हमें अगर इंश्योरेंस का देना है या कुछ भी इंस्टॉलमेंट पे करनी है तो सब सारे कार्य हम ऑनलाइन ही कर रहे हैं। पेमेंट तक जो भी शॉपिंग कर रहे हैं उसका भी ऑनलाइन ही करते हैं। तो वो सब किस माध्यम से हो पाता है? वर्चुअल बैंकिंग के माध्यम से ही हो पाता है, क्योंकि हम इंटरनेट के थ्रू कर रहे हैं, जो आपकी इंटरनेट बैंकिंग है। तो ये वर्चुअल बैंकिंग का ही एक आपका एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर एक आंसर क्या है? ऑप्शन ए, कि जब भी हम बैंकिंग का काम ऑनलाइन करते हैं तो वर्चुअल बैंकिंग कहलाती है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन कल्याण और गरीबों के वित्तीय समावेशन की ओर उन्मुख बैंकिंग को हम क्या कहते हैं? What do we call the banking oriented towards mass welfare and financial inclusion of the poor? मास बैंकिंग, नैरो बैंकिंग, सोशल बैंकिंग, नन ऑफ द अबव। तो नाम से क्लियर हो रहा है कि जन कल्याण के लिए कोई काम किया जा रहा है, या फिर जो गरीब है, पुअर है, उनके फाइनेंशियल स्टेटस को, उनको फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए जो बैंकिंग के काम किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? सोशल बैंकिंग में आते हैं, सामाजिक बैंकिंग में। क्या एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाणिज्यिक बैंक का कार्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ ए कॉमर्शियल बैंक? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, क्रेडिट क्रिएशन, एजेंसी फंक्शन, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं उनके जो कार्य होते हैं, तो इसमें से कौन सा कार्य है जो कॉमर्शियल बैंक का कार्य होगा? जमा को स्वीकार करना, तो यहाँ पर एक्सेप्ट करता डिपॉजिट, करेक्ट है। क्रेडिट का निर्माण करना, करेक्ट है। एजेंसी के कार्य, एजेंसी के फंक्शन भी करता है। आज के टाइम में तो बैंकिंग का बहुत बढ़ गया है, जिसमें एक आपका एजेंसी फंक्शन भी हो गया है।
तो ये तीनों ही तरह के कार्य करता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्रीय बैंक क्या कार्य करता है? इन ऑर्डर टू encourage investment in the economy, the central bank may dash reduce cash reserve ratio, increase cash reserve ratio, sell government securities in the open market, increase bank rate। क्वेश्चन में कह रहा है निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए, यानी कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहित करने के लिए, इंकरेज करने के लिए जो केंद्रीय बैंक है वो क्या करता है कि जो नगद अर्जित अनुपात है CRR है उसको कम कर देगा, नगद अर्जित अनुपात को बढ़ा देगा, या फिर सरकारी प्रतिभूतियों को ओपन मार्केट में वो सेल करने लगेगा, या फिर बैंक रेट को बढ़ा देगा। तो क्या करता है जो रिजर्व बैंक होगा वो नगद अर्जित अनुपात को कम कर देता है, CRR को कम कर देता है। जब CRR कम कर देगा तो बैंक को, जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं उनको रिजर्व बैंक के पास कम धनराशि रखनी होगी। जब कम वो पैसे रखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा वो लोन के तौर पर दे पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ पाएगी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह संस्था जो ऋण देने के उद्देश्य से जमा स्वीकार करती है उसे कहा जाता है? इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट फॉर लेंडिंग पर्पस इज नोन एज कॉमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, गवर्नमेंट, पब्लिक बैंक। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, सिंपल सा है कि ऋण देने के उद्देश्य से ही जब जमा को स्वीकार किया जा रहा है तो जमा स्वीकार करना मेन काम किसका हो जाता है? कॉमर्शियल बैंक का होता है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर होगा? वो हो जाएगा आपका कॉमर्शियल बैंक, यानी कि वाणिज्यिक बैंक। जनता के पास से जो जमाएं होती है, छोटी छोटी बचतें होती है, उनको एक्सेप्ट करती है और एक बड़ी मुद्रा के तौर पर कन्वर्ट करती है कि काफी ह्यूज अमाउंट में होता है, और उसी अमाउंट को वो जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनको लोन के तौर पर देती है, इन्वेस्ट करती है। उससे जो भी उसको फायदा होता है उसी का कुछ हिस्सा आपको भी इंटरेस्ट के तौर पर मिलता है। उसी तरह से वो वर्क ही करता है। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।